बदलेगी कांग्रेस के अध्यादेश से? अब ये तो प्रधानमंत्री को सिद्ध करना है कि पद प्रधानमंत्री का बड़ा है या पद किसी व्यक्ति का बड़ा है। अगर प्रधानमंत्री ने अध्यादेश वापस ले लिया तो इस देश की चुनी हुई सरकार का कोई महत्व देश में नहीं रह जाएगा। अब बहुत दिलचस्प है, आपने सुना नरेश अग्रवाल समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता हैं। मुलायम सिंह परिवार के बाद जिन नेताओं की हैसियत है समाजवादी पार्टी में, परिवार का मतलब राम गोपाल यादव, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, इन चार के बाद अगर किसी की हैसियत है, आजम खान को वो भी मान लेते हैं, तो नरेश अग्रवाल की। नरेश अग्रवाल ने कहा इस अध्यादेश पर कैबिनेट को अड़ना चाहिए, किसी एक व्यक्ति की राय का मतलब नहीं है। इस बीच खबर यह आ रही है कि कांग्रेस कोर ग्रुप की बैठक खत्म हो गई है। कांग्रेस कोर ग्रुप की बैठक में क्या फैसला हुआ है? चार नेता वहां मौजूद थे, सोनिया गांधी मौजूद थी, मनमोहन सिंह मौजूद थे, सिर्फ ए.के. एंटनी चिदम्बरम नहीं आए थे, अहमद पटेल भी मौजूद थे। हम बताएंगे आपको कि कांग्रेस कोर ग्रुप की बैठक में क्या फैसला हुआ है इस अध्यादेश को लेकर। आपको बता दें, जैसा कि मैं बता रहा था, नरेश अग्रवाल कह रहे हैं इस अध्यादेश को अगर खारिज किया गया तो प्रजातांत्रिक मूल्यों के खिलाफ एक साजिश होगी। देश की विचारधारा एक व्यक्ति की विचारधारा नहीं हो सकती है और उनके मुताबिक पूरा देश चाहता है कि अध्यादेश पारित हो। हद है, पूरे देश में क्या भूमिका है जनता की, पूरे देश में ऐसे दागी नेताओं के खिलाफ जनता की क्या मंशा है, जनता में क्या नाराजगी है, उसको दरकिनार कर उसको नए सिरे से परिभाषित कर रहे हैं नरेश अग्रवाल कि यह अध्यादेश प्रजातंत्र के लिए बहुत जरूरी अध्यादेश है। अध्यादेश अगर खारिज किया गया, कैबिनेट ने खारिज किया, तो प्रजातंत्र के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश होगी। मुझे लगता है बड़ा दिलचस्प है इस तरह से कहना नरेश अग्रवाल का। ये क्या कहता है? देखिए, इसके मतलब व्हील अंडर व्हील जिसको कहते हैं ना, कि ये इस पूरी कहानी में जो है परत दर परत खुल रही है। ये एक कोशिश है एलाइज की। आप देखिए, कल डीपी त्रिपाठी का भी एक बयान आया। उन्होंने कहा बड़े स्पष्ट शब्दों में कि कांग्रेस पार्टी ये समझ ले कि हम उसके सहयोगी हैं, हम उसके अनुयायी नहीं। ठीक है, तो ये जो सारा हमला हो रहा है, नरेश अग्रवाल जो बोल रहे हैं, ये कि इस सरकार पार्टी में भले चले, सरकार में राहुल गांधी का वीटो नहीं चले। लेकिन प्रदीप जी, मैं उससे ज्यादा बड़े मुद्दे पर जाना चाहूंगा कि देश में दागी इतने नेता हैं। अभी एक आंकड़ा है हमारे पास कि 2009 के लोकसभा में मर्डर मतलब हत्या से रिलेटेड मामले 30 में से एक सांसद पर है, अटेम्प्ट टू मर्डर 307 जिसको दफा कहते हैं 23 में से एक सांसद पर है, किडनैपिंग और अपहरण 54 में से एक पर है, डकैती और लूट 54 में से एक पर है, दंगों के मामले 54 में से एक पर। ये एवरेज है। इसके अलावा बाकी दर्जनों मामले हैं, वो एडीआर के हिसाब से कहेंगे तो 30% दागी। ऐसे समय में अगर नरेश अग्रवाल ये कहते हैं कि इस अध्यादेश को खारिज करना साजिश होगी प्रजातंत्र के खिलाफ, ये तस्वीरें कुछ आ रही है। कांग्रेस कोर ग्रुप की बैठक खत्म हुई है, सोनिया गांधी वहां से निकली हैं, काफिला है नेताओं का, प्रधानमंत्री के आवास पर बैठक हो रही थी। तस्वीरें हम दिखाएंगे, लेकिन वापस लौटते हैं स्टूडियो के डिबेट पर। मुझे लगता है ऐसी तस्वीरें ही दिखाई जाए जिससे कोई मतलब निकले, लेकिन हम वापस लौटते हैं। ऐसे समय में यह कहना कि प्रजातंत्र के खिलाफ है, तो या तो ये प्रजातंत्र को नहीं समझते हैं, या प्रजातंत्र को इन नेताओं ने ऐसे परिभाषित किया है कि जो वो कहते हैं वही प्रजातंत्र है। तो ये कैसे? और मैं आपको साथ बता दूं, समाजवादी पार्टी के लगभग 48% ऐसे सांसद और विधायक हैं जिन पर इस तरह के दागी मामले हैं। पूरी उत्तर प्रदेश विधानसभा में 47% ऐसे विधायक हैं जिन पर कोई न कोई मुकदमा अपराध का चला। तो ऐसी कौन सी प्रजातंत्र की परिभाषा है? नहीं, उनसे एक बात पूछी जानी चाहिए। उन्होंने एक बात और कही कि फिर तो नेता जनता का काम नहीं करेंगे। तो क्या ये डकैती, हत्या, बलात्कार ये जनता का काम है? जनता ने कहा कि जाइए आप बलात्कार कीजिए, हत्या कीजिए, डकैती कीजिए। मतलब किसको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं? उनको लगता है कि इस देश का मतदाता वही सोचेगा, वही समझेगा जो हम बताएंगे। जी एक बार प्रदीप जी रोकूंगा, एक बार रमन के पास चलते। रमन, कोर ग्रुप की बैठक खत्म हो गई, हमने देखा सोनिया गांधी वहां से उनकी कारों का काफिला सोनिया गांधी का जा रहा था। क्या अभी तक कोई अंदर से खबर आई है कोर ग्रुप से? बिल्कुल मैं आपको 7 RCR जहां पे अभी कुछ देर पहले कोर ग्रुप की बैठक खत्म हुई है, आपको दिखाना चाहूंगा कि 7 RCR के बाहर मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ है और सब इस बात को जानने को उत्सुक हैं कि आखिरकार जो कोर ग्रुप की बैठक हुई ऑर्डिनेंस के मुद्दे पर, इस बैठक में क्या फैसला हुआ। क्योंकि अभी कुछ ही देर के बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की राष्ट्रपति से मुलाकात होगी और जब सोनिया गांधी निकल रही थी, सोनिया गांधी ने मीडिया के कैमरे को नजरअंदाज करते हुए
सीधे निकलना मुनासिब समझा। अमूमन जब भी सोनिया गांधी निकलती हैं तो उनके चेहरे पे मुस्कुराहट होती है या कुछ न कुछ वो संकेत अपने चेहरे से दे देती हैं, लेकिन आज हमने देखा कि वो मीडिया की नजरों से बचते हुए सीधे वो निकल गई। यानी कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी पसोपेश में है कि आखिरकार राहुल गांधी के बयान के बाद जो एक कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है, जो पार्टी हाशिए पर आई है, सरकार या प्रधानमंत्री की जो बेचारगी सामने आई है, उस पर अब पार्टी किस तरीके से डिफेंड करे। क्योंकि आपने देखा कि सोनिया गांधी को पब्लिक रैली में प्रधानमंत्री के समर्थन में सामने आना पड़ा, क्योंकि जो डैमेज राहुल गांधी के बयान के बाद पार्टी और सरकार की हुई है उसकी भरपाई कैसे की जाए, ये सबसे बड़ा सवाल है। और कहीं ना कहीं राहुल गांधी की जो प्रधानमंत्री से अलग से मीटिंग हुई है, 25 मिनट की मीटिंग हुई है, उस भरपाई करने की कोशिश राहुल गांधी की तरफ से काफी हुई है। लेकिन अभी अहमद पटेल, सुशील कुमार शिंदे 7 RCR के अंदर है और अहमद पटेल और सुशील कुमार शिंदे का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि उम्मीद की जा रही है कि हो सकता है कि अहमद पटेल कुछ इस बात का इशारा करें कि आखिरकार राष्ट्रपति से जो बैठक होगी प्रधानमंत्री की, उस बैठक में राष्ट्रपति के सामने प्रधानमंत्री क्या बात कहेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति की नाराजगी जग जाहिर थी इस मामले पे। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की कब बैठक होनी है? रमन, संक्षिप्त में बताएं, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की बैठक, मुलाकात कितनी देर में होनी है? देखिए 15 मिनट के बाद उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री यहां से निकलेंगे और राष्ट्रपति भवन जाएंगे और राष्ट्रपति के सामने वो चूंकि विदेश से भी वापस आए हैं और इसके अलावा जो ऑर्डिनेंस राष्ट्रपति के पास पड़ा हुआ है उसके बारे में विस्तार से बताएंगे और उनको ये ब्रीफ करेंगे कि आज जो कैबिनेट की बैठक होने वाली है उस कैबिनेट की बैठक में इस विधेयक पे कैबिनेट क्या पुनर्विचार करने वाली है। जी चलिए रमन, नजर रखिए, जब जैसे प्रधानमंत्री का काफिला वहां से निकलता है हम आपके पास आएंगे, पल पल की खबर पर हम नजर रखेंगे और हम चाहते हैं आप दर्शकों को बताते रहें क्या कुछ होता है। हालांकि कई बार ऐसी मुलाकातों के बारे में पूरी जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन जो अंदर से छन छन कर खबर आ रही है वो हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। प्रदीप जी, हम आपसे बात कर रहे थे, जिस ढंग से नरेश अग्रवाल ने कहा, मौका अब ये नहीं है कि जो शुरुआत, जो मैं सुबह से बाकी मेहमानों से भी बात कर रहा था, जो शुरुआत हुई है सुप्रीम कोर्ट के फैसले और रांची और दिल्ली की अदालत से, उस शुरुआत को अंजाम तक तभी पहुंचाया जा सकता है जब ऐसे दागदार अपराधी, बलात्कारी और तमाम तरह के आरोपों से घिरे, जिसमें डकैती के मामले भी हैं, लूट के भी मामले, ऐसे लोगों को टिकट न दिया जाए। जब तक ये शुरुआत नहीं होगी और ये टोन होगा जो नरेश अग्रवाल कह रहे हैं कि प्रजातंत्र के खिलाफ ही साजिश है इस अध्यादेश को खारिज करना, इसका मतलब एक पॉलिटिकल सिस्टम में बहुत सारी पार्टियां ऐसी भी है जो अपने उस रुख पर कायम है कि किसी भी तरह का दागदार नेता हो, अगर वो विनिंग कैंडिडेट है तो उसको साथ लाओ। देखिए, ये स्थिति तो बदलने वाली है। इस ऑर्डिनेंस का क्या होगा पता नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो देश का कानून बनेगा। आज बनेगा कि 15 दिन बाद बनेगा या 1 महीने बाद, लेकिन वो देश का कानून बनेगा। देखिए, अगर आपको याद हो तो सीवीसी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला दिया था, उनके अपॉइंटमेंट को रद्द किया था, तो एक बात बहुत स्पष्ट रूप से कही थी कि क्रेडिबिलिटी ऑफ इंस्टीट्यूशंस, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। किसी भी सिलेक्शन में, किसी भी चुनाव में हम इंस्टीट्यूशंस की जो क्रेडिबिलिटी है वो हमारे लिए प्राथमिकता होनी चाहिए। संसद सबसे बड़ी संस्था है। लेकिन ये बात तो सब मानते हैं कि संसद सर्वोपरि है, लोकतंत्र का मंदिर है, लेकिन उस मंदिर का अपमान, मंदिर को अपवित्र राजनीतिक पार्टियां करती है जब ऐसे दागदार चेहरों को, जिन पर तमाम तरह के आरोप है, कई बार लुटेरे हैं, बहुत बड़े गुंडे, पूरी दुनिया जानती है गुंडे, उनको टिकट भी देते हैं और जनता उनको जिताकर भेजती है, कंधे पर उठाकर जनता दिल्ली भेज देती है, चाहे अतीक अहमद जैसे लोग, मुख्तार अंसारी जैसे लोग और तमाम ऐसे लोग। एक है पार्टियां क्यों देती हैं, वो विनेबिलिटी के अलावा कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स का है कि अगर हम नहीं देंगे तो हमारा विरोधी दे देगा, वो जीत के आ जाएगा, तो हम इस राजनीति से हमें क्या मिल रहा है। दूसरा, ऐसे लोगों को जनता जिताती क्यों है, उसकी वजह यह है कि सिस्टम से भरोसा उठ गया है। वो वन विंडो क्लियरेंस जिसको कहते हैं ना, वो जो दागी है वो जनता को उपलब्ध कराता है, वो थाने में भी उनका काम कराता है, वो अदालत में भी कराता है, सरकार में भी कराता है। जिसकी तरफ इशारा किया, एक बार पटना जाएंगे, चूंकि राजीव रंजन को हमने रोका, उन्हें कहीं जाना भी है। राजीव रंजन जी, फिर हम वहीं वापस लौटते हैं कि इस शुद्धिकरण की शुरुआत जरूर किसी भी ढंग से हो जाए सुप्रीम कोर्ट के फैसले से, लेकिन जब तक राजनीतिक पार्टियां ये तय नहीं करेगा, आज ठीक है अध्यादेश को खारिज कर दें, कैबिनेट खारिज कर दे और उसके बाद राष्ट्रपति के यहां से अध्यादेश वापस बुला ले, लेकिन इससे कोई जंग जीती नहीं जा सकती है। इससे क्या, कहां हम आगे जाएंगे अगर सभी राजनीतिक पार्टियां ये तय नहीं करें। तो क्या आप मानते हैं कि आने वाले चुनाव में इस जनता पर, जो जनता में गुस्सा है, नाराजगी, हालांकि उसको दूसरे ढंग से उसकी व्याख्या नरेश अग्रवाल ने की, उसका असर कुछ राजनीतिक दलों पर पड़ेगा और शुद्धिकरण की शुरुआत हो चुकी है और इसका हम अंजाम, नतीजा अगले 8 महीने में देखेंगे लोकसभा चुनाव तक?
देखिए अजीत अंजुम जी, एक बात बहुत ही स्पष्ट है, जो देश में चुनाव सुधारों के बाद बाहुबलियों और दागियों की भूमिका है वो पहले से बहुत कमजोर हो गई है और वो मतदान को बहुत ज्यादा प्रभावित करने की स्थिति में नहीं है। या जो एक लंबे समय तक हिंदी हार्टलैंड में जो बूथ रिगिंग और जो प्रबंधन के खेल होते थे, अब उन पर काफी हद तक अंकुश लगा है। राजनीतिक पार्टियों को इच्छा शक्ति दिखाने का इससे बेहतर अवसर नहीं हो सकता है और मैं समझता हूं राहुल गांधी जी ने जो कहा वो कहने का तरीका जैसा भी हो, इस पर बहस हो सकता है, लेकिन लोकशाही में अगर कोई व्यक्ति जन भावनाओं के अनुरूप अपनी बात रखता है और सरकार और संगठन के जो परंपरागत तौर तरीके हैं उसके खिलाफ एक रिबेल के तौर पर भी अगर वो सामने आता है तो इसे खुशनुमा एहसास के तौर पर भारतीय लोकतंत्र में देखा जाना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है, लग रहा है कि आप कांग्रेस के तमाम जनता दल यू की तरफ से नहीं आए। आप हमारे चैनल पे, हमने तो आपको जनता दल यू के लीडर के तौर पर बुलाया, लेकिन अच्छा है हमारे पास पैनल में दर्शकों को बता दें कांग्रेस का कोई नेता नहीं है, क्योंकि जब पार्टी हाईकमान मंथन कर रहे हैं और एक पार्टी हाईकमान ने नंबर 2 ने अगर कहा फाड़ कर फेंक दो, दूसरे हाईकमान की बैठक पार्टी हाईकमान की बैठक सरकार के मुखिया के साथ हो रही है, बाकी सारे कांग्रेस के नेता इंतजार कर रहे हैं कि पार्टी का रुख क्या होता है। लेकिन हमारे साथ जनता दल यू के नेता है, मुझे लगता है कांग्रेस की कमी आप खटकने नहीं दे रहे हैं, जिस तरह के खुशनुमा एहसास के साथ आप इस्तेकबाल कर रहे हैं राहुल गांधी के कदमों का। कुछ बोलना चाहता था अजीत अंजुम जी, मैंने बस इतना कहा है, ये एक मौका है देश के तमाम राजनीतिक दलों के सामने और दो बड़े राजनीतिक दल जो देश की मौका आपको राहुल गांधी ने दिया है, मतलब आप किसी राहुल गांधी का इंतजार कर रहे हैं कि राहुल गांधी आए, मौका दें, आपको ज्ञान दें और आप वहां से ज्ञान ग्रहण करें। ये खुशनुमा एहसास जनता दल यू ने संसद में नहीं, ऑर्डिनेंस पर तो राहुल गांधी जी के बयान के पहले नीतीश कुमार जी ने अपना बयान दे दिया था। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ऑर्डिनेंस के रास्ते से मैं ये कहना चाहता था राजीव जी जो बार बार कह रहे हैं राहुल गांधी जी को एक मौका मिला और उन्होंने सच्ची बात रखी, तो ये मौका तो राहुल गांधी जी को बार बार मिला था, कोर ग्रुप में भी मिला था, जब 2 बार ये नॉनसेंस डिस्कस हो रहा था कैबिनेट मीटिंग में, उस समय भी मिला था। कैबिनेट मीटिंग में राहुल गांधी नहीं, वो अपना नोट लिख देखिए, उनको ये करना चाहिए, वो सांसद है, पूरे देश को कांग्रेस के सांसद है, रिएक्ट कर सकते हैं। सही अजीत जी सांसद है, सदन के पटल पे रखा गया था बिल में, तब भी उन्होंने नहीं बोला। ये लेकिन जनता दल ने भी नहीं बोला, संसद में जनता दल वही तो, ये जो मोरल हाई ग्राउंड है। और आप अभी रमन जी ने जो कहा कि सोनिया गांधी जी आप आज एक बूथ की तरह निकली बिना मुस्कुराए हुए, क्यों? जब बेटा माता के प्रति इस प्रकार का अनादर का भाव रखेगा, वो भी हिंदुस्तान के कल्चर में, स्वाभाविक रूप से मां मुस्कुरा नहीं सकती है। और बेटे का अनादर का मुद्दा नहीं है, पॉलिटिकल, मुझे लगता है इसको पॉलिटिकल ही हमको देखना चाहिए। पॉलिटिकली कांग्रेस में आज 3 ग्रुप बन गए हैं, 3 पावर सेंटर। दिग्विजय सिंह जी बोल रहे थे 2 पावर सेंटर है, तीसरा भी ऐड हो चुका है। ये तो हर पार्टी में है। बीजेपी में कितने पावर सेंटर हैं? नरेंद्र मोदी का पावर सेंटर, सुषमा स्वराज का पावर सेंटर, लालकृष्ण आडवाणी पावर सेंटर थे जो ध्वस्त हो गए और उसके बाद बीजेपी में एक ही पावर सेंटर है, वो है राष्ट्रवादी पावर सेंटर। नहीं तो फिर एक ही पावर सेंटर है जो नागपुर में, एक पावर हाउस नागपुर में, पावर सेंटर गुजरात में। नहीं, एक ही पावर सेंटर है जो पावर से देश का हित हो, वही हमारा पावर सेंटर। ऑर्डिनेंस के पक्ष में या खिलाफ है, ये तो इन्हें बोलना चाहिए। किसके पक्ष में? ऑर्डिनेंस के तो खिलाफ है ये। नहीं, बताइए, पूरी रामायण खत्म हो या आप पूछ रहे हैं कौन किसके पक्ष में है या खिलाफ में है? हमारे कारण ही तो यही तो मैं पूछना चाहता हूँ, हमने ही फोर्स किया कि वही किया, फेंक दिया जाए। आप भी चाहते थे और लोग भी चाहते थे। चलिए